गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी पेपर पर। तो हम लोग हिस्ट्री क्लास के लिए जुड़े हुए हैं। तो आज हिस्ट्री का पहला क्लास है जिसमें हमको एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो आप यहाँ से अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा और डेली में थोड़ा थोड़ा आप इसको पढ़ते चलिएगा, याद करते चलिएगा, तो आपको आसान लगेगा हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री को आसान बनाना है वाईटी पेपर के साथ। तो यहाँ से आप नोट करते चलिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और इसकी खोजकर्ता कौन थे, इसको डिस्कवर कौन किए थे, तो आपके दयाराम साहनी। जो कि 1921 में इस सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजकर्ता कौन थे, आपके दयाराम साहनी, जो कि 1921 में खोजा गया था। और ये किस नदी के किनारे थी, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब हम देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कितने नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां से अच्छे से नोट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन में यहां से बनता है। तो पहला है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, दूसरा आपका सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, तीसरा आपका मेलुहा सभ्यता, एंड फोर्थ वन इज घाघर सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसको जाना जाता है, फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, मेलुहा सभ्यता और घाघर सभ्यता से जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट मेटल जो खोजा गया था इस सभ्यता में वो था आपका ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज दो चीजों से बना हुआ होता है, कॉपर प्लस टीन से। ठीक है, तो ब्रॉन्ज को हम लोग पीतल बोलते हैं, कॉपर को तांबा बोलते हैं और एसन को ये ठीक है टीन बोलते हैं। ठीक है, और इसी कारण इसको युग में रखा गया था, वो तो ब्रॉन्ज एज में रखा गया था। इसको आप पढ़े होंगे स्टोन एज के बारे में, तो इसको ब्रॉन्ज एज में रखा गया था और इसको एक युग में रखा गया था। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज। ब्रॉन्ज एज तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या होता है ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो इसमें तीन चीज हमको पढ़ना अच्छे से देख लेंगे। तो पहला है आपका प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा आपका प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा है हिस्ट्री। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे, इसको आदि इतिहास बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। ये तीन चीज है। अब ये तीनों चीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक जो चीज है आपका राइटिंग स्किल, इस तीनों चीज को डिफाइन करता है या अलग करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो कैसे अलग करता है ये देखेंगे।
तो प्री हिस्टोरिक एज में क्या होता था, ना लिखा जाता था और ना पढ़ा जाता था। ठीक है, जब कोई लिखेगा ही नहीं तो पढ़ेगा क्या। ठीक है, अब प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता था, इसको लिखा तो जाता था लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, तो जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन तो प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है, तो लिखा गया है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए अब तक। ठीक है, हिस्ट्री में क्या होता था कि लिखा भी गया और पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटो हिस्टोरिक एज में इसको क्यों रखा गया। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब एज थे, तो ये डिफाइन करता है। अच्छा ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अब इसके पीरियड के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका अगला पॉइंट है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसको हम लोग समय काल बोलेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा आपका, इस पीरियड पूछा जाएगा, ये क्या है आपका 2500 बीसी टू 1750 बीसी। तो एग्जाम में जो उत्तर दिया जाएगा आपको ये देना है। ठीक है, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। लेकिन बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग एज बताया था, पीरियड बताया था, वो देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट का। तो आपके पहले थे जॉन मार्शल, तो इन्होंने बताया था कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक लाई करता था। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं माना गया। फिर डीपी अग्रवाल ने बताया, तो डीपी अग्रवाल ने इनको बताया 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। और ये किसके द्वारा बताया गया, कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा। इसको दूसरे नामों से जानते हैं C14। तो कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है, किसी भी ऑल थिंग के एज डिटरमाइन करने के लिए, मतलब उसके एज के बारे में पता करने के लिए मेथड उपयोग किया जाता है। दो मेथड उपयोग किया जाता है, पहला आप देख लिए कार्बन डेटिंग मेथड, दूसरा है आपका यूरेनियम मेथड। ठीक है, तो इसका ज्यादा प्रचलन नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रचलन है ये और सटीक बताता है किसी भी और थिंग के एज के बारे में, तो वो है आपका कार्बन डेटिंग मैटर। तो दोस्तों हम यहाँ एक टर्म यूज किए आर्कियोलॉजिस्ट, तो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको लगता है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो पहला आपका, तो स्टडी ऑफ ऑल थिंग, मतलब पुराने चीजों को पढ़ने वाले अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आर्चियोस प्लस लोगस। तो इसका लोगस मतलब क्या होता है, टू स्टडी होता है, और आर्चियोस मतलब क्या होता है, पुरातत्व होता है। ठीक है दोस्तों, एक और टर्म है आर्कियोलॉजिस्ट हम यूज किए हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, इन्वेंट्री ऑफ ऑल थिंग। तो पुराने चीजों को खोजने वाले को हम लोग क्या बोलते थे, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते थे। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं बीसी यूज किया गया है, तो कभी कभी होता है बीसी और एडी में हमको कंफ्यूजन होता है कि हम क्या दें कि आंसर मेरा सही हो, लेकिन हम जानते हुए भी गलती कर देते हैं। ये कुछ मतलब छोटा सा पॉइंट है लेकिन हम गलती कर जाते हैं, मेरा एक मार्क्स लूज हो जाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां से अच्छे से आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लिए होंगे दोस्तों, तो मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अच्छे से हम बीसी और एडी को डिफाइन कर लेंगे कि कभी भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ना आगे कभी दिक्कत हो हमको समझने में। तो यहां मेन पॉइंट दे देंगे 0। ठीक है, यहां हम लिख लेंगे बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट। ठीक है, इधर आपका जो इधर यहां से हम जब पीछे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका ये क्या होता है, बीसी होता है। बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, एडी होता है। ठीक है, एनो डोमिनी होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था, घटनाएं हुए थे। 298 बीसी में आपका डेथ हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर आपका 563 बीसी में बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। लिखते चलिए दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी कंफ्यूजन होगा बीसी और एडी में। फिर हम इधर चलते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो 1857 में तो आजादी के लिए फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था। फिर आपका 1914 या 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फिर 1939 टू 1943 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 1947 आजादी का दिन। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि हिस्ट्री का 3 पार्ट है, आपका एंशिएंट है, मेडावल है और आपका मॉडर्न है। तो अब हम यहां देखें कि कौन का सा काल आपके एंशिएंट में होगा, कौन सा काल आपके मेडावल में और कौन सा काल आपके मॉडर्न में होगा। ठीक है, तो इससे आगे और इसके बीच में यहां तक, ठीक है, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर होगा। इससे हम जितना पीछे चले जाए, ठीक है, फिर आपका यहां से लेकर 1857 से कम, तो ये क्या होगा, मेडावल हिस्ट्री का टॉपिक होगा। और यहां से लेकर 1947 तक ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक होगा। तो अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बीसी और एडी में, आपका उत्तर हमेशा सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम गलती करते हैं तो हमारे एग्जाम में 1 मार्क्स कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, और है दोस्तों, किसी भी चीज को काम करने के लिए कोई चीज, एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट वो बताता है क्या करना है आपको। तो आर्कियोलॉजी का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो क्या था, यहां से हम देखेंगे। ठीक, तो उसका नाम क्या था आपका, आर्कियोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम था उस डिपार्टमेंट का, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे आपके? इनके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और इनको फादर ऑफ ASI भी बोला जाता है, ठीक है। तो जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुआ था, ठीक है, उस समय ब्रिटिश रूल हुआ करता था। तो उस समय के गवर्नर कौन थे आपके? तो गवर्नर थे आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक है। तो 1921 में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की गए थे, तो उसमें के हेड कौन थे आपके ASI के? ये थे आपके जॉन मार्शल। इन्होंने टाइम पीरियड के बारे में बताया है। 1921 में एक और कार्य हुआ था। तो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमुख शहर खोजा गया था, ठीक है। किसके द्वारा खोजा गया था ये देख लेंगे। तो हड़प्पा खोजा गया था, और ये किसके द्वारा खोजा गया था? आपके दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। फिर 1922 में एक और शहर खोजा गया था आपका, ये था मोहनजोदारो। इसको किसने खोजा था? आपके राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। तो समझ में आ रहा है दोस्तों क्या? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, सारे मतलब पुराने चीजों को मतलब खोज करने, उसके बारे में जानने के लिए। तो उसके फाउंडर कौन थे? आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इनको फादर ऑफ ASI बोला जाता। और गवर्नर कौन थे उस टाइम के? तो आपके लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके इंपॉर्टेंट मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या विशेषता थी कि जो हम इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं इसके बारे में। तो अच्छे से देखेंगे तो विशेषता क्या थी। तो इसको हम दो पार्ट में भाग लेंगे, तो विशेषता लिखते चलेंगे। यहां से अच्छे से आप लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा दोस्तों। तो ये क्या थी? फर्स्ट पहले अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसको हम लोग शहरी सभ्यता भी बोलते हैं। इससे पहला कोई भी सभ्यता शहरी नहीं थी, ये फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जो शहरी सभ्यता थी, ठीक है। और ये किस मेथड पर बनाई गई थी? आपके ग्रिड मेथड पर बनाई गई थी। अब यहां से देख रहे हो ग्रिड मेथड होता क्या है। तो ग्रिड मेथड ये होता है कि ये कट ईच अदर इनटू 90 डिग्री। तो ये किसी भी चीज को 90 डिग्री पर कट करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका रोड है, ये भी रोड है आपका, इसके बीच में घर है। देख रहे हैं दोस्तों, यहां हमेशा 90 डिग्री पर कट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। हमेशा ये 90 डिग्री पर कट, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपके ग्रिड मेथड बोलते हैं, ठीक है। और इसकी लिपि क्या थी? स्क्रिप्ट क्या थी? ये थी आपकी पिक्टोग्राफिक। और पिक्टोग्राफिक होता क्या है? तो ये चित्राक्षर होता है, जो चित्र के द्वारा हर चीज बताया जाता है, ठीक है। तो इसको चित्राक्षर बोलते हैं।
पहले मैंने एक बात बताया था कि यहां तो लिखा गया था स्क्रिप्ट, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाता, तो क्यों नहीं पढ़ पाता था ये हम देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट जो लाइन लिखी जाती थी वो थी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और सेकेंड लाइन जो थी इसकी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, मतलब बाएं से दाएं। मान लेते ये मेरा पेपर है, तो पहले हम कहां से आएंगे, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत कहां करेंगे, राइट से शुरुआत करेंगे, लेफ्ट पर एंड करेंगे, फिर लेफ्ट पर से शुरुआत करेंगे और राइट पर एंड करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाता है, ये जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है उर्दू में लिखा जाता है, ठीक है, और हिंदी में कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे लिखा गया और क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस मतलब इसको एक नाम दिया गया है, ठीक है, वो फेमस नेम है, इसको बोस्ट्रोफिदोन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, बोस्ट्रो का मतलब होता है बैल। मान लेते हैं दोस्तों ये खेत है, ठीक है, तो कोई बैल चल रहा है, ठीक है, तो बैल पहले राइट टू लेफ्ट आती है, फिर लेफ्ट टू राइट जाती है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कैसे क्या क्या किया है, कुछ भी मतलब मिल नहीं रहा कि हमको कुछ समझ में आया क्या, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, बोस्ट्रोफिदोन था। और इसका मतलब फेमस जो इसका पिक्चर था वो था आपका फिश का पिक्चर था। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, तो फेमस पिक क्या था आपका, फिश था। तो समझ में आ गया दोस्तों, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, और हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। तो इसका मतलब तौलने का इकाई था, तौलने का जो यूनिट था ये था आपका 1/16 का रेशियो में था। ठीक है, और मिठास के लिए शहद का उपयोग किया जाता था, ऊनी वस्त्रों सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया जाता था, और कॉटन भी मिला है यहां। तो कॉटन कहां मिला आपका, मोहन जोदाड़ो में मिला है, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, मोहनजोदाड़ो मैनचेस्टर ऑफ आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। तो मोहनजोदाड़ो क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ आईबीसी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर ट्रेड सिस्टम भी मिला है यहाँ, ट्रेड किस सिस्टम पर चला जाता था, बार्टर सिस्टम पर। लेन देन पद्धति जिसको बोलते हैं, फिर धरती को उर्वरता की देवी भी कहा जाता था। फिर आपका पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। ठीक है, और मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, फिर आपका शिकार करना, पासा खेलना और चौपड़।
तो बहुत सारे काम किए जाते थे मनोरंजन के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ हम बुल भी में आ जाता था। तो हम बुल क्या होता है, तो देखते हैं बुल पर ये बहुत ज्यादा मतलब उठा हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बुल बोलते हैं। और एनिमल रियरिंग भी किया जाता था। तो उन्हीं वस्त्रों का यहीं से एनिमल रियरिंग के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो ऑनले की इकाई क्या थी, 1/16 का रेशियो में थी, ठीक है। धरती को उर्वरता की देवी कहा जाता था, और ट्रेड जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम पर चलता था, ठीक है। तो ये सब सारे इसकी विशेषता है जो इसको मतलब सभ्यता को अलग करती है दूसरे सभ्यता से, ठीक है। अब हम चलेंगे दोस्तों की इसके ओरिजिन के बारे में। तो इसका अस्तित्व कैसे हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या क्या बताया इसके अस्तित्व के बारे में, तो ये देखेंगे। तो यहां तक आप लिख लिए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो मिटा देता हूं। इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में होता है ना कि हम कभी कभी भूल जाते हैं और कभी कभी मिक्स हो जाता है, तो इसके कारण गलती हो। आप अच्छे से धीरे धीरे लिखते चलिए और नोट करते चलिए। ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 4 थ्योरी दिया गया बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। तो लेकिन चारों थ्योरी, केवल उसमें एक थ्योरी जो है सही बताता है कि ये इसके ओरिजिन का मतलब असली कारण है, ठीक है। तो देखेंगे चारों थ्योरी क्या बोलता है। तो पहला थ्योरी है मेसोपोटामियन। तो इसके बारे में कौन बताया आपके, मार्टिमर व्हीलर ने। फिर गार्डन चाइल्ड ने। और जॉन मार्शल ने। तो इन लोगों ने बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो कहां से थे, मेसोपोटामिया से थे। और क्यों बोला गया ऐसा, क्योंकि इसकी भी लिपि थी, पिक्टोग्राफिक थी। लेकिन आपने देखा है कि ये जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये थी सारी सभ्यता, लेकिन ये सारी सभ्यता नहीं थी, इसके कारण ये थ्योरी गलत था, ठीक है। फिर दूसरा थ्योरी था दरबेडियन का। तो दरबेडियन कौन थे, साउथ इंडियन थे। इनके बारे में कौन बताते आपके, राखाल दास बनर्जी ने। और क्यों बोला कि ये डरमीडियन थे, क्योंकि यहां एक प्रोटो शिवा की मूर्ति पाई जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और आपके डरमीडियन के मतलब सिविलाइजेशन में पाया जाता था शिवा की मूर्ति। तो इसी कारण जो राखाल दास बनर्जी ने बताया, यहां दोस्तों गलती हो गई, यहां आप डबल ई कर लीजिएगा। तो राखाल दास बनर्जी ने बताया कि जो द्रविडियन ही थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, लेकिन ये भी थ्योरी गलत थी, पूरी तरह गलत थी, ठीक है। अब हम तीसरा थ्योरी देखेंगे। तो ये आर्य थे, आर्यन जिसको बोलते हैं हम लोग। ये क्या, इसके बारे में किसने बताया, तो आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और डॉक्टर रामचंद्रा ने। क्यों बताया, आर्य में रथ पाया गया था, फोर्ट भी पाया गया था, रथ भी पाया गया था, और एक मेटल पाया गया था आयरन। लेकिन
आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या पाया गया था, आपका मेटल ब्रॉन्ज पाया गया था, ठीक है। तो इसी कारण ये भी थ्योरी गलत थी। लेकिन जो लास्ट थ्योरी है वो क्या है, सबसे प्रचलित थ्योरी और अस्तित्व माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ये कौन था आपका, लोकल ओरिजिन के बारे में। इसको किसने दिया था, रोमिला थापर और फेयर सर्विस ने। और ये क्योंकि बोला गया है रोमिला थप्पर और फेयर सर्विस के द्वारा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो लोकल ओरिजिन थे, स्थानीय लोग थे, इन्होंने मिलकर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का अस्तित्व रखा था, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अब हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैली हुई थी, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से कहां तक फैले हुए, तो आप इसको अच्छे से डायग्राम बनाइएगा और अच्छे से नोट कीजिएगा हर एक पॉइंट को। तो डायरेक्शन हम बना लेते हैं दोस्तों, कहां से कहां तक फैली हुई थी। नॉर्थ में देखते हैं, तो नॉर्थ में आपका मांदा एक जगह है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये चेनाब नदी के किनारे है। तो कोई भी सिविलाइजेशन जो होती थी या शहर जो बसाया जाता था, किसी भी नदी के किनारे बसाया जाता, क्योंकि वहां ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब मिट्टी उर्वरकता था, ठीक है। मतलब अवेलेबल बहुत कम, मतलब पानी का उपयोग किया जाता तो आसानी से मिल जाता था, ठीक है। फिर आपके ईस्ट में ये था आलमगीरपुर, ईस्ट में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था, और ये कहां है, मेरठ यूपी में है। और ये किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, तो सहायक नदी है यमुना की। यहां से जीके का भी क्वेश्चन बन जाएगा कि यमुना की कौन सी सहायक नदी, तो हिंडन ऑप्शन में रहेगा, तो आप हिंडन चूज कर सकते। अब हम देखेंगे साउथ में, तो साउथ में दायमाबाद है, जो कि आपके अहमदनगर मुंबई में है। और ये किस नदी के किनारे है, प्रबीरा नदी के किनारे। और प्रबीरा क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है, सहायक नदी है गोदावरी की। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं वेस्ट की ओर। तो वेस्ट में आपका है सुतकांगे डोर है, और ये कहां है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और ये किस नदी किनारे, दास नदी के किनारे है, दास रिवर के। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, नॉर्थ में ये कहां तक फैली है, मांदा तक फैली है, ठीक है। और ये कहां है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में है, ठीक है। और ये चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है। फिर आपके ईस्ट में आलमगीरपुर है, जो मेरठ यूपी में पाया गया है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे, हिंडन नदी है। और हिंडन क्या आपकी ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, जो सहायक नदी है यमुना है, ठीक है। और दायमाबाद है, जो अहमदनगर
महाराष्ट्र में या मुंबई में बोल सकते हैं। और इसकी जो नदी है ये क्या है, प्रवीरा है। और ये क्या है, प्रवीरा ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है, सहायक नदी है गोदावरी के, ठीक है। और आपके वेस्ट में है सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और ये किस नदी के किनारे है, दास नदी के किनारे। अब हम देखें कि इसका मतलब ये नॉर्थ टू वेस्ट कितना तक फैली हुई थी, कितना किलोमीटर थी, तो नॉर्थ टू वेस्ट 1600 किलोमीटर तक थी। फिर नॉर्थ टू साउथ ये कितना थी, 1400 किलोमीटर तक थी। तो वेस्ट टू ईस्ट इसकी जो डिस्टेंस थी ये कितना थी, 1600 किलोमीटर। और आपकी नॉर्थ टू साइड जो इसकी डिस्टेंस थी ये 1400 किलोमीटर तक थी। तो देख रहे हैं दोस्तों ये बहुत दूर तक फैली हुई थी और इसका सिविलाइजेशन बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो अच्छे से मतलब ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी, इसलिए इसका। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें। फिर जो दोस्तों नए जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि भारत पढ़ेगा, ठीक है, तो वाईटी प्रेप अप के संग, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगले क्लास।